हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आरआरबी परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे पिछले 6 क्लासेस की रिवीजन करने वाले हैं। इस पूरे सेशन को आप अच्छे से देखिएगा। टाइमर के साथ में हम लोग यहाँ सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अच्छे से आंसर करिए और जो नहीं आते उनकी रिवीजन करिए, उनको पढ़िए अच्छे से, ताकि आपके नॉलेज बैंक के अंदर में वो ऐड हो जाए। ये आज मौका है आप लोगों के पास में इन सारे नॉलेज को अपने नॉलेज बैंक में ऐड करने का। अगर मान लीजिए कि आज आप ये सारी चीजें नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई दूसरा कर रहा होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस आपने देखने हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट आपके लिए। पार्टिसिपेटिंग द बेसिक्स इज द फाउंडेशन फॉर मास्टरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आप बेसिक्स के अंदर में ही यहाँ पर में जो है प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर में, ठीक है, बेसिक्स को प्रैक्टिस करते हो, बार बार उनको जो है प्रिपरेशन करते हो, रिवाइज करते हो उनको, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर में मास्टरी हासिल कर सकते हो। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आते, उसके अंदर में आपकी बार बार प्रैक्टिस ही नहीं है फाउंडेशन के अंदर में, ठीक है, तो आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर में मास्टर बन सकते हो? बताइए, आप क्या मास्टरी हासिल कर सकते हो? आप लोग नहीं कर सकते। इसीलिए बेसिक्स भी आपका उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन बहुत ज्यादा जो है आपकी कॉन्क्रीट होनी चाहिए, और इसी वजह से हम लोग आज ये पूरी रिवीजन कर रहे हैं कि हम पहले 6 क्लासेस की रिवीजन बहुत अच्छे से कर ले, ठीक है। चलिए तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो लोग एक बार हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे फ्रेंड्स, और बाकी के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, ध्यान से समझिएगा। आप लोग नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, सीखने के लिए ही आए हो आप लोग, यहाँ पर में सीखोगे आज आप, ओके। तो यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों को बोला गया है कि 71वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। अब ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि जो तमिल भाषा है ये ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तेलुगु भाषा, कन्नड़ी भाषा, मराठी भाषा ये पहले से मौजूद थी ये भाषा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जोड़ी गई है, पहले 14 भाषा थी ना जो, ठीक है, जो 14 भाषा थी अब जो है 22 हो गई है, तो सबसे पहली भाषा जो है वो एक ही भाषा थी, सिंधी भाषा, जो जोड़ी गई थी, ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के जरिए। फिर बाद में जो है फ्रेंड्स 71वें संविधान संशोधन के जरिए कोंकणी भाषा को, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। बोडो, संथली और मैथिली ये जो भाषाएं हैं इनको बाद में जोड़ा गया है, ओके। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ओके। ये भी भाषाएं जोड़ी गई लेकिन 71वें के जरिए नहीं, ये जोड़ी गई, ये कौन से इसके जरिए जोड़ी गई? आपकी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। 92 संविधान संशोधन जो था, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 में जो हुआ था उसके जरिए जोड़ी गई थी ये बोडो, संथली और मैथिली भाषा है, ठीक है। इसमें एक और भाषा थी डोगरी भी, ठीक है, जिसको जोड़ा गया था। कन्नड़ा आपकी यहाँ पर में पहले से थी, तेलुगु मराठी पहले से थी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर में, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लिस्ट आपको मिल गई है, और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आरआरबी परीक्षा के ऊपर में जो आरआरबी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में आज आपको सातों, ठीक है, दिन की जो पीडीएफ है, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जितनी क्लासेस हमारी हुई है इंक्लूडिंग आज की क्लास, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो आरआरबी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग, ओके। चलिए, तो ये उसमें सारा का सारा आप लोगों का ये लिखा हुआ है। भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है? जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। आपके पास में देखिए 10 सेकंड बचे हुए, आपके पास में 9 सेकंड, फास्ट आपको आंसर करना है। भारत का सबसे लंबा पुल, ओके, कौन सी नदी के ऊपर में स्थित है? तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एमपी हाई कोर्ट एग्जाम के अंदर में और बहुत सारे एग्जाम के अंदर में आ चुका है। भूपेन हजारिका सेतु जो है इसको बोला जाता है, ये रिवराइन नदी वाला जो पुल है उसकी बात हो रही है। तो सबसे बड़ा रिवर के ऊपर में बनाया गया पुल भूपेन हजारिका सेतु है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ब्रिज जो नदी के ऊपर में बनाया गया है, ठीक है, नदी के ऊपर में। और ये कौन सी नदी पर है? लोहित नदी के ऊपर में है, ठीक है, आसाम में लोहित नदी के ऊपर में, गंगा नदी पर नहीं है, लोहित नदी के ऊपर में है, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल नदी वाला जो पुल है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नदी की, जो समुद्र पे बनाया गया मुंबई वाला उसकी बात नहीं कर रहे हम, ये बात कर रहे हैं नदी के ऊपर में बनाया गया सबसे लंबा पुल जो है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी के ऊपर में है, आसाम के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने, ओके। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है ये, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? किसमें जाकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। तो ये एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लिख देंगे सभी के सभी लोग ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हरियाणा के कौन से शहर में? हरियाणा में है, चलो ये आपको क्लियर हो गया। हरियाणा के कौन से शहर के अंदर में लोकेटेड है? ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका करनाल हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। 15 सेकंड के अंदर अंदर में आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है।
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में है, जल्दी बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा राइस वाला आपसे पूछा जाता है, ठीक है, राइस, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के अंदर में लोकेटेड है। आपसे पूछा जाता है यहाँ पर में शुगर केन का, ठीक है, लखनऊ के अंदर में है। वेजिटेबल का पूछा जा सकता है, ठीक है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर में। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करनाल हरियाणा के अंदर में लोकेटेड है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स आप सभी के सभी, ताकि आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स है वो सारी की सारी मिलती रहे आगे में भी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर में स्थित है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। देखिए अगर मैं बात करूं वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, अभी मैंने आपको बताया कि देहरादून उत्तराखंड के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र। तो आंसर इसका आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्टली। ओके चलिए, तो वन अनुसंधान, ठीक है, कहां पर में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। मुझे बताइए डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप लोग देखो कमेंट में जितना ज्यादा आंसर करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा है, आपके खुद के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जल्दी से बता देंगे यहाँ पर में, ओके, कहां पर में है। और इसके अलावा आप बताएंगे मुझे कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताने निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट, ठीक है, पर्वत श्रृंखला में नहीं है, ठीक है, कौन सा वाला पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये हमारा भारत मान लीजिए, यहाँ पर में पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट। ओके, तो पश्चिमी घाट के अंदर में लोकेटेड नहीं है। थाल घाट, भोर घाट पश्चिमी घाट के अंदर में ही लोकेटेड है। पाल घाट जो है ये केरल और कर्नाटक को जोड़ता है। वही मैं बात करूं खैबर पास की, तो खैबर पास जो है फ्रेंड्स ये इधर में, ठीक है, पेशावर के पास से है, ये पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है, जो मध्य एशिया की तरफ में जाने वाले रास्ते के ऊपर में स्थित है। ओके, खैबर दर्रा, तो ये पश्चिमी घाट में लोकेटेड नहीं है, ठीक है, खैबर दर्रा। तो खैबर पास पश्चिमी घाट के अंदर में लोकेटेड नहीं है। ओके, कितने लोगों का सही हुआ आंसर, हाथ ऊपर करके बता दो एक बार जल्दी से मुझे। जितने भी लोग हैं जिनका सही हो गया है हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा आप लोग की सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो कब से कब तक चला, ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था ये, ठीक है। तो उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो वो थे विंस्टन चर्चिल, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, विंस्टन चर्चिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल ये याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर 2 के समय में 2 घटनाएं घटी हमारे भारत के अंदर में। एक तो हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 में अगस्त ऑफर हमको दिया गया, ठीक है, 1940 में, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर। उस समय में उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो अगस्त ऑफर कौन से वायसराय ने दिया था, और ऑफर में क्या था, ऑफर में यह था कि हम भारतीय लोग ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में मदद करें, ठीक है, वो चाहते थे कि हम भारतीय लोग उनको मदद करें, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसके बदले में वो बाद में सोचेंगे कि हमारा क्या करना है, ठीक है, क्या हमको हमारे को संविधान सभा बना के देनी है, नहीं देनी है, क्या करना है वो। तो ये ऑफर था, गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लिनलिथगो का जो अगस्त ऑफर था। तो अगस्त ऑफर किसने दिया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है, उस समय भारत का वायसराय था। जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय में भी लॉर्ड लिनलिथगो ही भारत का वायसराय था। भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में, क्रिप्स मिशन, उस समय में भी भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि हम जो हमारे भारत के अंदर में जो आर्य लोग आए वो तिब्बत के इलाके से इधर से आए थे, इधर से आकर यहाँ पर में बसे, तिब्बत से। कुछ लोगों का मानना है सेंट्रल एशिया से आए थे, और एक महानुभव थे जिन्होंने कहा था कि आर्कटिक के इलाके से आए हैं, ठीक है, उनका भी नाम बता दीजिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने कहा था कि आर्कटिक के इलाके से आकर यहाँ पर में बचे। मैक्स मुलर ने कहा था कि सेंट्रल एशिया से, और स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि तिब्बत के इलाके से आकर बसे, ठीक है, आर्य लोग भारत के अंदर में। तो तिब्बत से इन्होंने जोड़ा है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि तिब्बत से आकर बसे हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, या फिर आर्कटिक होम, या आर्कटिक के रीजन से, नॉर्थ पोल के इलाके से हम हमारे भारत में आर्य लोग आए हुए हैं, वो बाल गंगाधर तिलक का कहना था। और तिब्बत होम थ्योरी जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके जो याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत का केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, और जितने भी बच्चे यहाँ पर में नए जुड़े हुए हैं, आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे में भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है वो आज भी मोरारजी देसाई के पास में है। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो है उन्होंने अधिकतम अब तक सबसे ज्यादा 10 बार जो है वो बजट प्रस्तुत किया है। भारत का पहला जो बजट था वो आर के शनमुखम चेट्टी इन्होंने जो है प्रस्तुत किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर के शनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत का पहला बजट, और सबसे अधिक बजट अभी तक फिलहाल में अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तक मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि आगे जाकर जो है निर्मला सीतारमन इनको ओवर पास कर जाए अगर वो आगे में भी बनी रहती है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। भारतीय संविधान का भाग, ठीक है, 18 किन प्रावधानों के बारे में बात करता है? भाग नंबर 18 बताइए जल्दी से। भारतीय संविधान का भाग नंबर 18 किस बारे में बात करता है? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक चीज है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आप जब 18 साल के हो जाते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जीवन में एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। कितनी लड़कियां कितनी है यहाँ पर में? गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स कितनी है यहाँ पर में? उनकी घर वाले बोलते हैं 18 साल के हो गए, चलो शादी करा दो। ठीक है, लड़कों को बोला जाता है कि भाई अब तो तुमको वोटिंग का अधिकार भी मिल गया है और कोई काम नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम। तो इस तरीके से चीजें हो जाती है। प्लस आपके बॉडी के अंदर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो उफान वाली स्थिति आपके अंदर में चल रही होती है सारी की सारी। ओके, तो इमरजेंसी सिचुएशन तो ऐसे बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो भारत के संविधान के अंदर में आपातकालीन जो स्थिति है वो मतलब भाग नंबर 18 के अंदर में दी गई है, पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इमरजेंसी के अंदर में जैसे आर्टिकल नंबर जो है 352 ये कहता है नेशनल इमरजेंसी भारत में लगाई जा सकती है। आर्टिकल नंबर 356 ये कहता है कि भारत के अंदर में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर में लगाया जा सकता है, राज्यों में। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 360 कहता है वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक नहीं लगी है वैसे। ठीक है, और इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो इसी के बीच में दिए गए सारे के सारे आपके। तो ये भाग नंबर या चैप्टर नंबर 18 है हमारे संविधान का, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पॉइंट की तरफ में। यहाँ पर में हमारे भारत के अंदर में अब तक इमरजेंसी कब कब लगी है ये आप लोग प्लीज एक बार सभी के सभी बच्चे कमेंट के अंदर में जरूर लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। हमारे भारत में अब तक जो नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है, वो एक बार लगी है 1962 में, सबसे पहली बार जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था। ठीक है, फिर बांग्लादेश वॉर या फिर जिसको इंडिया पाकिस्तान वॉर भी बोलते हो आप लोग, इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, 1971 का जो वॉर है जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था पहले बांग्लादेश उस समय में, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके, तो 3 बार भारत के अंदर में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, तीनों बार लिख देंगे कमेंट में ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आपने कॉन्फिडेंटली करना है, ठीक है, और ईयर्स के साथ में करना है। ओके, ईयर्स के साथ में वापस से करिए, अगर आपने लिखा भी है ना अभी कमेंट के अंदर में तो वापस से लिखिए। यही वो चीज है जो आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ाएंगी, यही वो चीज है जो आप लोगों को बेहतर बना रही है। क्या आपको बेहतर बनना है या नहीं बनना है? बेहतर बनना है तो छोटे छोटे से डिसिप्लिन एक्शंस रिपीट करने होते हैं, तब जाकर एग्जाम में याद आती है चीज। ठीक है, अदरवाइज बेसिक चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स की 3 बार लगी है राष्ट्रीय आपातकाल, 3 बार। ठीक है, सबसे पहली बार 1962 में, ठीक है, दूसरे बार 1971 के अंदर में, और तीसरी बार 1975 के अंदर में। ठीक है, सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस, उसको किस नाम से जाना जाता है ये भी बताएंगे आप लोग। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी प्रिपेयर हो गया कि भाई सौर मंडल के बाहर सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा जो हमारे पृथ्वी से दिखाई देता है? तो हमारे पृथ्वी से जो तारा दिखाई देता है सबसे ज्यादा चमकीला, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है हमारा सूरज है। ठीक है, दिन में दिखता है, लेकिन अगर क्योंकि सूरज एक तारा है,
ठीक है, सौर मंडल के बाहर का कोई तारा जो हमें सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, ये वो बात नहीं हो रही कि सबसे पास का तारा कौन सा है सोलर सिस्टम के बाहर में, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी वगैरह आप जो लगाओगे वो नहीं, ये बात हो रही है सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो सीरियस सबसे चमकीला तारा है, डॉग स्टार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना था। कितने लोगों का सही था ये आंसर, जल्दी से बता देंगे मुझे। चलिए गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पिग्मेलियन बिंदु क्या है? ठीक है, भारत का पिग्मेलियन बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पिग्मेलियन पॉइंट से। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है हमारे पूरे भारत का, उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को ही आप लोगों को यह भी याद रखना है कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हो आप लोग। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक है, इसी वजह से ये रिवीजन के अंदर में हमने डाला है इसको, पिग्मेलियन पॉइंट। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे भारत में अगर मेन लैंड इंडिया की बात करें तो कन्याकुमारी के नीचे में यहाँ पर में केप कैमोरिन जो है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है पूरे भारत का। ठीक है, अगर हम अंडमान निकोबार को भी कंसीडर में ले ले, इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है और पार्सन्स पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखना है, इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हो आप लोग। ठीक है, चलो ना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके तट के पास में पाई जाती है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ये याद रखना आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के तट के ऊपर में ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, ये इस तरीके से प्रवाल भित्तियों की बड़ी बड़ी पर्वत की श्रृंखलाएं है, ये यहां पर भी आप लोगों को दिखाई देगी, ये इस तरीके से ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, ये आप, ये किससे बनी हुई है? कोरल रीफ से बनी हुई है, कोरल से। कोरल जो होते हैं ना वो समुद्री छोटे छोटे से पॉलिप्स जीव होते हैं, छोटे छोटे से जीव, उनकी अस्थियां एक के ऊपर एक जो मरते जाते हैं वो एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों सालों तक एक के ऊपर एक जमा होने की वजह से, ठीक है, एक पहाड़ जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल पुरस्कार शरीर विज्ञान औषधि के क्षेत्र में प्रदान किया गया है? ठीक है, मेडिसिन, नोबल, नोबल सारे के सारे आपको याद कराए थे। कितने बच्चे जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में जब मैंने नोबल पढ़ाया था तो सारा का सारा देखा है आप लोगों ने? ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं यहाँ पर मैं भी अपलोड करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको याद कर सके अच्छे से। ठीक है, नोबेल प्राइज हर एक चीज। ठीक है, तो देखिए, एक गांव का लड़का था, हम लोगों ने कैसे याद किया था कि एक गांव का लड़का था, जब वो सुसु कर रहा था तभी उसके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं। ठीक है, उसने एक केमिकल बनाया। ठीक है, एक गांव का अमीर लड़का था, रिचर्डसन। ठीक है, हम लोगों ने उसमें भी देखा। ओके, तो गांव का लड़का रिच था, उसने केमिकल बनाया जिससे उम्र बढ़ गई, तो उमर करके भी एक व्यक्ति थे जिनको मिला था। तो यहाँ पर मैं सुसुमु किटागावा दिया हुआ है, मचा दो। ठीक है, धूम मचा ले धूम करके पीस को, ठीक है, शांति को अशांति में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो पीस के क्षेत्र में जो दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया है मारिया कोरिना मचादो को। ठीक है, हर कोई जो है लिटरेचर नहीं कर सकता, तो साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में वो दिया गया है लास्लो हर कोई को, हंगरी के है वो। ठीक है, और मैरी, ठीक है, ब्रंको। ठीक है, मैरी ब्रंको। ओके, ये जो है बेसिकली अच्छा, यहां पर में जो है आप लोगों से मेडिसिन के क्षेत्र में पूछा गया, ये केमिस्ट्री के इसमें दिया गया इनको, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ओके, मैरी जो है इनको दिया गया है औषधि के क्षेत्र में। ठीक है, मैरी को, क्योंकि ये सुसु किटागावा केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया इनको। ओके, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, मैरी ब्रंको। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर में याद किया था कि एक राम नाम का लड़का है, वो दिल से कहता है शिमोन को कि शिमोन, ठीक है, तुम मुझसे मैरी कर लो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन का भी काम करूंगा, तुम्हारे लिए इम्यूनिटी का भी काम करूंगा, सारा काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है, और इसके बाद में तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाला जो है आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमने याद किया था। ओके, चलिए, इंटरव्यू आइलैंड सेंचुरी किस क्षेत्र में स्थित है ये आपको बताना है। इंटरव्यू आइलैंड सेंचुरी
ओके, तो डी आंसर लगा दिए अपन लोगों ने इसमें। इंटरव्यू आइलैंड सेंचुरी किस क्षेत्र में स्थित है? अगर आपको इंटरव्यू देने जाना पड़े तो आपको इंटरव्यू देने के लिए अंडमान निकोबार भी जाना पड़े अगर से, तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। तो इंटरव्यू आइलैंड सेंचुरी आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस चीज के बारे में बात करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है अपने, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात करता है कि भारत के अंदर में हर प्रकार की जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो आंसर उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया था 1955 में, जिसको नाम बदल के जो है आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स कर दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, 1976 में। सतही क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अब यहां पर मैं समझना है आप लोगों ने, सतही क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब कि सरफेस एरिया के हिसाब से आपको बताना है। अगर आपसे सबसे ज्यादा पानी वॉल्यूम के हिसाब से बोला जाता तो सबसे गहरी झील और सबसे जो है वो आपका लेक बैकाल हो जाती, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बोला गया है तो लेक सुपेरियर जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सतही क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम के हिसाब से बोलता, वॉल्यूम, तो आप लोगों का लेक बैकाल हो जाता, लेक बैकाल, जो कि कहां पर में, कौन से देश में लोकेटेड है? रशिया में, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोगों ने चीज को याद रखना था। जल्दी जल्दी से एक बार जो है फ्रेंड, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों के जो रिस्पॉन्स है, आपकी जो एक्टिविटीज है, वही मोटिवेट करेंगी और ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए लेने के लिए। और जिन बच्चों ने भी आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, ताकि आगे में भी आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो लेक सुपीरियर, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका इसके सरफेस वॉल्यूम के हिसाब से। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक का संबंध कौन से कथन से सत्य है, ये बताना है आप लोगों ने। बाल गंगाधर तिलक जो है, उनको इसमें से किस चीज से आप लोग जोड़ सकते हो? तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है, ठीक है, उनको द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, ये बात सही है। आर्य समाज के संस्थापक नहीं थे ये। इंडियन नेशनलिज्म को इन्होंने अपोज किया। क्यों अपोज करेंगे भाई, उन्होंने तो राष्ट्रवाद का समर्थन किया था कि राष्ट्रवाद है, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, विरोध किया था ब्रिटिश पॉलिसीज का। ओके, तो देखिए, महात्मा गांधी ने मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी के द्वारा किसको कहा गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। एक और चीज आप लोगों की बन जाती है कि आधुनिक भारत का निर्माता, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। या बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा है, बाल गंगाधर तिलक को कहा है। अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। एक बार लिख दो, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के लाइक्स के लिए और शेयर के लिए जितने भी बच्चे ने कर दिया है यहाँ पर में, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे हैं कि और ज्यादा हम आपके लिए मेहनत करते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक। वैलेंटाइन चिरोल जो थे उन्होंने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने, भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सुसुमु कितागावा, ठीक है, उनको किस क्षेत्र में नोबेल मिला है? अभी आपको बताया मैंने कि सुसुमु कितागावा जो है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि एक लड़का था उस, ठीक है, एक गांव का लड़का था, रिच लड़का था, ठीक है, वो सुसु कर रहा था, तभी उसको याद आया, अरे यार केमिकल फॉर्मूला ऐसा भी बना सकते हैं जिससे उम्र बढ़ जाएगी, केमिकल, तो केमिस्ट्री के फॉर्म, केमिस्ट्री में दिया गया था, ठीक है, ठीक है। तो गांव का, ठीक है, एक लड़का, रिच सन, गांव का एक लड़का था, रिच सन, गांव का एक अमीर लड़का, ठीक है। जब वो सुसु कर रहा था तो उसको एक आइडिया आया, ठीक है, एक केमिकल ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे वो भी, ठीक है, केमिकल बनाएंगे जिससे कि उम्र बढ़ जाएंगी। ओके, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए आपको याद रखना है सुसुमु किटागावा, ठीक है, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी, इनको जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए केमिस्ट्री के अंदर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में। ओके, जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों को याद होता जाएगा।
भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में आयोजित की गई थी? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 18 जो है 72 में, ठीक है, पहली बार जनगणना का प्रयास हुआ था। ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लेकिन पहला प्रयास था ये भारत के अंदर में ब्रिटिश काल में, ठीक है। और कंप्लीट सेंसस जो पहली बार हुई थी, कंप्लीट, वो हुई थी, ठीक है, 1871 के अंदर, जो है यहाँ पर में 1881 के अंदर में, ठीक है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहला प्रयास हुआ था, इसी वजह से इसको हम पहली सेंसस मानते हैं, लॉर्ड मेयो, ठीक है। लेकिन पहली कंप्लीट सेंसस की अगर बात की जाए आप लोगों से, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तो कंप्लीट ये शब्द आए तब रिपन लगाना, अगर केवल सेंसस आए पहली जनगणना तो लॉर्ड, ठीक है, मेयो लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय काल के अंदर में पहली जनगणना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंप्लीट सेंसस बोले तब क्या लगाओगे वो भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों को ये याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की सेंसस थी, और आजादी के बाद में 7वें नंबर की सेंसस। तो अभी जो 2026 में सेंसस होने वाली है, ये क्वेश्चन बन सकता है कौन से नंबर की सेंसस होंगी ये, ठीक है। तो हमारी जो सेंसस होंगी ये होगी 16वें नंबर की सेंसस, ठीक है, 2026 की। इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है ये एग्जाम के अंदर में पूछ ले आप लोगों से, 2026 की सेंसस कौन से नंबर की होंगी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ये, उनमें से एक DSSB TGT भी है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 के अंदर में दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला में, ठीक है। तो 1928 के अंदर में इसकी संस्थापकों में से एक थे भगत सिंह, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जिन्ना नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, लाला लाजपत राय भी इसके अंदर में नहीं थे, ठीक है। तो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में वन ऑफ द मेंबर थे भगत सिंह, इंपॉर्टेंट वाले मेंबर, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा और आप तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसके द्वारा लगाए गए थे? दिल्ली चलो, ठीक है, ये चलो आप लोगों को हो सकता है आपको याद करने में तकलीफ हो रही हो, लेकिन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया था ये नारा? जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर कर देंगे, जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा, ठीक है। तो ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा अगर आ जाए आप लोगों से, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सिर्फ यही पूछ लिया जाए तब भी याद रखना है आप लोगों ने, इसीलिए बोल रहा हूँ लिख दो कमेंट में ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी किसी ने नहीं किया होगा तो जल्दी से कर लेंगे आप लोग। नाउ निम्न, ये सारी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी आरआरबी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, ठीक है। पूरे के पूरे सातों के सातों मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें भी आप लोग पढ़ सके उसको, ओके। और आपको क्विज भी मिल जाएंगी आरआरबी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आरआरबी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके ऊपर में जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। लिंक जो है आपको इस सेशन के बाद में मिल जाएंगी, पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है। नेहा सिन्हा बोल रही है कि पेड बैच के इमेज सेक्शन के अंदर में भी है सर ये, तो बिल्कुल इसी वजह से आपके लिए डाला गया है और यहाँ पर में आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है नेहा, तो बहुत बढ़िया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो गोवा वाले बीच पे, ठीक है। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये गोवा में है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आप लोगों को केरला में मिलेगा, केरला में, ठीक है। इंटरव्यू आइलैंड अभी जल्दी से बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और दंडेली कहां पर में ये भी बता दीजिए आप लोग, याद करवाया है आप लोगों को। केवल 6 लाइक्स हम लोग दूर है 250 के टारगेट से हमारे, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सब लोग। तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर में है, ठीक है। इंटरव्यू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप के अंदर में मिलेगा। और दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आप अगर नाटक करोगे तो दंड मिलेगा, कर्नाटका, ठीक है, दंडेली, याद आ गया आपको? चलिए गुड। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया था? आपको पता है अब इससे क्वेश्चन ये क्रिएट हो गया कि 8 शेड्यूल के अंदर में, ठीक है, 8वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंदर में आपने बताना है कि ओरिजिनली कितनी भाषाएं थी। तो ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, ठीक है। एक जो 15वें नंबर की भाषा जोड़ी गई, 15 हो गई जो, ठीक है, जो ये भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? 15वें नंबर की सिंधी भाषा थी,
ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था इसको जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के जरिए 1967 में। और आज 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है ये भी कमेंट करके बता देंगे आप लोग। आज के दिन 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? ओके, तो आज 22 भाषाएं है, ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके, ये पूरा का पूरा आपको वापस से जो है मैं बता दूं आपको टीचिंग आरआरबी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में मिल जाएगा, तो आरआरबी परीक्षा के साथ में आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाए। वहां पर मैं आपकी क्विज भी होगी, तो क्विज में भी आप लोग कर सकते हो आरआरबी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। चलिए, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। अगर सर्वेंट्स ऑफ दी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर आप लोगों से बोल दिया जाए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन अगर आप लोगों से नॉर्मली पूछा जाए सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी किसने स्थापित किया था, तो आप लोगों का आंसर जो है वो होना चाहिए लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। आपको बताना है बैकाल झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बैकाल झील के बारे में। अब देखिए, आप लोगों को अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई चीज नहीं भी पता होती, तो लेकिन आपको ये तो पता है कि इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल के हिसाब से। ये गलत है, क्यों? क्योंकि सतही क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो लेक सुपेरियर है, ठीक है, लेक सुपेरियर। ओके, लेक सुपेरियर है सतही क्षेत्रफल के हिसाब से। ये वॉल्यूम के हिसाब से है। लेक बैकाल जो है, लेक बैकाल, ये वॉल्यूम या जिसको आप लोग आयतन बोलते हो उसके हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, तो ये वाला गलत था, तो आंसर आपसे यही पूछा है ना कि कौन सा वाला सत्य नहीं है। तो ये रूस के क्षेत्र में है, मंगोलिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, दुनिया का 20% ताजा पानी जो है यहीं पे मौजूद है, और ये सबसे गहरी झील है, ठीक है, और सबसे पुरानी भी मीठे पानी की झील है, ये सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील। ओके, तो इससे आपको पढ़ने भी मिल जाता है। कई बार क्या होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन रिवाइज हो जाती है आप लोगों की, तो इसको ऐसे भी आप लोग याद रखिए कीजिए। ओके, चलिए, तो सी आंसर हो जाएगा जो सत्य नहीं है आप लोगों से जो पूछा गया था। ओके, तो 20% पानी फ्रेश वाटर जो है वो आप लोगों को लेक बैकाल में ही मिलेगा। रशिया के साइबेरिया वाले क्षेत्र के अंदर में ये लोकेटेड है, और मंगोलिया के साथ में बॉर्डर टच करती है, ठीक है, मंगोलिया बॉर्डर के पास में है। भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे किसी राज्य के अंदर में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बिहार में बीपीएससी है, ठीक है, यूपी पीसीएस है, उत्तर प्रदेश में एमपी पीसीएस है, मध्य प्रदेश के अंदर में। वैसे ही फ्रेंड्स अलग अलग राज्यों के अंदर में अलग अलग है। महाराष्ट्र के अंदर में एमपीएससी है, ओके, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अलग अलग राज्यों के अंदर में अलग अलग है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग, अगर मान लो कोई 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का संयुक्त लोक सेवा आयोग है, तो उसके अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखो, यूपीएससी है तो उसके सदस्यों की और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर कोई राज्य का लोक सेवा आयोग है, राज्य का है अगर लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवा आयोग अगर है तो उसकी नियुक्ति उसके राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। लेकिन अगर मान लो कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक साथ अगर संयुक्त जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उस केस में कौन से वाले राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा? इसी वजह से राज्यपाल को ना देते हुए संयुक्त लोक सेवा आयोग अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का अगर है साथ में, तो उस केस में राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। ओके, चलिए, नाउ अब देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का बताना है आप लोगों ने इसका आंसर क्या होगा। सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, इसकी आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि किस तरीके से आप ट्रिक के जरिए भी इसको कर सकते थे। ओके, तो देखो, अगर हम बात करेंगे यहां पर में सांख्य दर्शन की, तो सांख्य बहुत बड़ी संख्या में कपिल देव ने विकेट लिए, तो ऋषि कपिल, ठीक है, सांख्य दर्शन दिया है, ठीक है। योगा से होगा पतंजलि, वो मतलब पतंजलि से जोड़ देना उसको, बाबा रामदेव का पतंजलि है ना, ठीक है, वो भी योगा भी करवाते हैं वो, तो योगा दर्शन से ऋषि पतंजलि थे, ठीक है, उनका है वो। अब आपको बताया था मैंने कि न्याय अगर कहीं पे आपको चाहिए तो गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वैसे ये गौतम और ऋषि गौतम और गौतम बुद्ध अलग अलग है, ठीक है, ये ऋषि गौतम जो है उनकी बात हो रही है, बट
आपको ऋषि गौतम के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होता है। तो जस्ट याद रखने के लिए आप ऐसे जोड़ी लगा सकते हो। मम्मी और मौसी, मीमांसा, मम्मी और मौसी आपको जैम खिलाती है, ठीक है, जैम, ब्रेड पे जैम लगा के खिलाती है। तो आंसर आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या लगने वाला है यहाँ पर। मैं इनमें से सही ऑप्शन क्या है वो आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से, जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी के सभी लोग, ताकि ये याद हो जाए। ये याद हो गया सर, चलो पूनम कुमारी बोल रहे, बहुत बढ़िया पूनम, ठीक है। ये होता है पावर ऑफ रिवीजन, ठीक है, कि आपको याद ही हो जाए सारी की सारी चीजें। ओके, मैंने आपको अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैतवाद, वो भी मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको वो याद करवाऊंगा, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को मैं अभी यहाँ पर मैं पीडीएफ में दूंगा, और आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस करवाऊंगा उनकी, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपका, आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी किसके साथ लगने वाली है। ऑप्शंस यहाँ पर मैं दिए हुए आपके, यहाँ जोड़ी लगानी हो, फिर यहाँ पर मैं ऑप्शन लगाइए सही वाला। जल्दी जल्दी से आंसर लगाते जाएंगे आप सभी, कमेंट में भी लिखते जाइए आंसर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं केरल की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ओके, तो एक ही जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगनी है आपकी, एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी है। वैसे आंसर आ चुका है आप लोगों का, लेकिन फिर भी हम लोग आगे में करेंगे, ठीक है। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती, ठीक है, नागालैंड माउंट सारामती। तो बी की जोड़ी लगने वाली है 4 के साथ में, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, नंदा देवी, सी की जोड़ी 2 के साथ में लगेंगी आपकी, ओके। और तमिलनाडु की है डोडा बेट्टा, तो 4 की, डी की जोड़ी 4 के, डी की जोड़ी 1 के साथ में लगेंगी, ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वैसे आपका ऑप्शन आंसर पहले इससे ही आ गया था, लेकिन जो प्रैक्टिस करनी है ना आपने, कि कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आप लोग आंसर कर दोगे उसका, तो वो इस तरीके से आप लोग कर सकते थे, ठीक है। तो एक बार लिख दीजिए कमेंट के अंदर में, ताकि आपको याद हो जाए। चलो, ये पूरा का पूरा आपको बता दिया। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, गुजरात की गिरनार है, करसुबाई कहा की महाराष्ट्र की है, ये याद रखना सबसे ऊंची चोटी। तेलंगाना की डोली गुट्टी है, ठीक है। और गोवा की, ठीक है, सोनसोगोर है, ठीक है, सोनसोगोर गोवा की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की माउंट सारामती, ठीक है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक जो है सूचीबद्ध किए गए हैं, ये बताना है आप लोगों ने। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग आरआरबी परीक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीजें मिल सके यहाँ पर। देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कितने कार्य दिए गए हैं, तो इसमें 29 काम दिए गए हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक आपका वो एक क्वेश्चन यहाँ पर में क्लियर हो जाता है कि 11वीं अनुसूची किस चीज से डील करती है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची आप लोगों ने याद रखना है, ये पंचायती राज के काम से डील करती है। और 11वीं अनुसूची में आपको 29 काम दिए गए हैं। वैसे ही आपकी 12वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 12th जो अनुसूची है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। ये नगर पालिका से रिलेटेड है, उसमें 18 काम दिए गए हैं, 18 काम की सूची दी गई है। तो 12वीं अनुसूची में कितने काम है? 18, और 11वीं अनुसूची में 29। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। 11वीं अनुसूची पंचायतों से रिलेटेड है, 12वीं अनुसूची, ठीक है, नगर पालिका या नगर निकाय जो है उनसे रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, तो इसको भी प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि 11वीं अनुसूची जो है, ये भारत के जो है संविधान के अंदर में पार्ट नंबर जो 9 है, ठीक है, उसमें आर्टिकल नंबर 243G है, उसके तहत बनाया गया है, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को, 73वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, कमेंट्स के अंदर में आंसर करते जाने हैं आप लोगों ने, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। कमेंट के अंदर में आंसर, यही चीज होती है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, ठीक है। तो नदी द्वीप, ये कौन से राज्य में है, ये आंसर आप लोग करेंगे। तो मजूली आइलैंड जो है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन से राज्य में है, आपके आंसर आ जाने चाहिए कमेंट के अंदर में, जितने भी बच्चों को पता है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में है, आसाम के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली आइलैंड, ठीक है, इसको जिला घोषित कर दिया गया है।
अल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत, ठीक है, कौन से पर्वतों के उदाहरण है? तो एल्प्स पर्वत जो है, ठीक है, यूरोप में, और एशिया में हिमालय पर्वत जो है, ओके, ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन जिसको वलित पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है, वलित पर्वत। तो फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत के एग्जाम्पल है, ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। और वो भी फोल्ड माउंटेन में भी यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, ये याद रखना है आप लोगों ने, यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। कैसे बनती है ये फोल्ड माउंटेन? ये आप देखिए यहाँ पर में इस तरीके से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो एक दूसरे के, जब एक दूसरे से टकराती है और एक दूसरे के ऊपर में चढ़ने लगती है, ठीक है, तो इस तरीके से ये फोल्ड होकर जो ये माउंटेन के शक्ल ले लेता है पूरा, इसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, वलित पर्वत। तो हिमालय और एल्प्स ये दोनों ही इसी प्रकार से बने हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय और एल्प्स यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी फोल्ड माउंटेन के मुकाबले में यंग है, ठीक है। एंडीज है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, रॉकीज है, और यूराल पर्वत जो है, और इवन एप्लेशियन पर्वत है, एप्लेशियन पर्वत आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, वो भी वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है। यूराल, अरावली, भारत का अरावली वो भी फोल्ड माउंटेन है, अरावली, तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, भारत का जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये भी फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन में। मोतियों का शहर किसको कहा जाता है? जल्दी बताइए, एनटीपीसी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। मोतियों का शहर किसको कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे मोतियों का शहर, ठीक है, सिटी ऑफ पर्ल्स, तो ये कहा जाता है हैदराबाद को, ठीक है, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि उदयपुर जो है उसको सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, चिकनकारी के लिए कौन सा फेमस है? लखनऊ फेमस है, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। और अहमदाबाद जो है इस ये एक वर्ल्ड सिटी है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस शहर को उसमें भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारी की सारी पढ़नी है, जो भी आरआरबी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम्स के अंदर में, एसएससी के एग्जाम में आई हुई है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सारी की सारी आपको एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग जल्दी से। मंगल का लाल रंग जो है वो किसकी स्थिति के कारण है? और आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है आपके लिए सारी की सारी पीडीएफ्स क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक की आज के आज आप लोगों को मिल जाएंगी आरआरबी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। तो चैनल ज्वाइन कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में भी, और वहां पर में क्विज भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आयरन ऑक्साइड जो है फ्रेंड्स, जिसको फेरस ऑक्साइड भी बोला जाता है, एफईओ, ठीक है, इसकी वजह से होता है ये, ओके, आयरन ऑक्साइड की वजह से। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है आप बता सकते हो मुझे? तो 2 उपग्रह है मंगल के, उनके नाम मेरे बताने के पहले जल्दी से बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोबोस और डेमोस जो है ये इसके हैं, तो ये आप लोगों का जो है बेसिकली एक पूरा का पूरा जो है एक क्लास थी हमारी, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो जो है आरआरबी परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा अच्छे से, ताकि आपको हर एक चीज जो है वो प्रॉपरली समय से मिलती रहे। आप लोगों को पिन कमेंट के अंदर में मिल जाएगा, तो आप उसके लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। और कमेंट के अंदर में मुझे आंसर्स बताइएगा। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, सेशन को लाइक कर दिया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को सारी पीडीएफ जो है वो आरआरबी परीक्षा चैनल पे मिल जाएगी, लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगी पिंड कमेंट के अंदर में नीचे में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।